मेरे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी के पास एक बार चलते और फिर इसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ हमारे स्टूडियो में। एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क के आतिर खान भी जुड़ चुके हैं। पर शिवानी, सबसे पहले ये बताइए कि लॉकडाउन का दूसरा दिन, जो हमारा हैशटैग भी है लॉकडाउन डे 2, ये कैसा चल रहा है? क्या स्थिति है सड़कों के और मार्केट में? आप शायद खड़ी हैं, बताइए क्या स्थिति है, लोगों की क्या परेशानियां हैं और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है लॉकडाउन के नजरिए से? जी, लॉकडाउन डे 2 की बात की जाए तो आज दोपहर 12 बजे तक स्थिति थोड़ी खराब थी, जहां पर लोग अभी भी सड़कों पर उतर रहे थे। लेकिन अभी जैसे आप देख सकते हैं शाम के 4 बज गए हैं। हम फिलहाल मार्केट में हैं। मार्केट को भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है। जो लिमिटेड दुकानें खुली हैं उनमें भी आपको भीड़ नजर नहीं आएगी। हालांकि एक खास बात आपको ये जरूर मैं बताना चाहूंगी, जैसे यहाँ पर एक फ्रूट शॉप आप देख सकते हैं, इसे पूरी तरह रस्सी से घेर दिया गया है जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो अंदर ना जा सके, क्योंकि यहाँ दुकानदारों का ये मानना है कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान फ्रूट्स को छूता है तो वो इन्फेक्शन अगर कोई और इंसान उस फ्रूट को छुए तो फैल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर मुंबई में अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग कर्फ्यू को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। डे 1 एक बहुत बड़ा हिट नहीं साबित हुआ था, लेकिन डे 2 में जिस तरह से वक्त आगे बढ़ रहा है, लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने घर में ही नजर आए। जहां पर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह खामोश नजर आएंगी आपको। ये जो सड़क है ये स्टेशन रोड से जुड़ते हुए सीधे हाईवे तक जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आज बड़ी मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियां ही आपको जुड़ती हुई नजर आएंगी। जहाँ पर पुलिस का घेरा भी आज बहुत अच्छा था। जी शिवानी, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था कि सीएम उद्धव ठाकरे ने ये निर्देश दिया है पुलिस को कि वो संवेदनशीलता के साथ पेश आए। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं उनको डंडे मारने की जरूरत नहीं है। तो कैसा रवैया रहा है पुलिस का, पहली बात। और दूसरी बात, जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी में लगे हुए हैं, जोमैटो से या मिल्क डिलीवरी कर रहे हैं, उनके प्रति कैसा बर्ताव है पुलिस का? क्योंकि उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आज बेहतर हुई है स्थिति? जी, आज डे 1 से बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं थोड़ा सख्त भी जरूर नजर आया, क्योंकि जिन लोगों को बार बार सड़कों पर आने से रोका जा रहा था, बिना रीजन के जो लोग बाहर आ रहे हैं उन पर पुलिस ने डंडे जरूर उठाए हैं, उन्हें डांट फटकार लगाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी बार बार दरख्वास्त कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है उनकी गाड़ियों में घूमते हुए कि लोग बाहर ना निकले। इसके बावजूद जो लोग बाहर निकल रहे हैं बिना फिजूल किसी काम के, उन्हें पुलिस मार रही है। इसके अलावा अगर बात करें जोमैटो या किसी और डिलीवरी बॉय की, तो पुलिस का रवैया उन्हें लेकर थोड़ा सा आज शांत नजर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब सीएम उद्धव ठाकरे ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद पुलिस ने थोड़ा और कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है डिलीवरी बॉयज के साथ, और उनके लिए वो रस्तों को खाली कर रही है और उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं की जा रही है। उनका ID कार्ड देकर और वो किस लोकेशन पर जाना चाहते हैं ये पता लगाकर उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर शिवानी बता रही है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका। कुल मिलाकर शिवानी ये बता रही है कि लॉकडाउन डे 2 को समर्थन मिल रहा है लोगों के तरफ से भी, और प्रशासन भी काफी चुस्त है इसे मेंटेन करने के लिए। पर आज का हैशटैग, जैसे मैंने आपको बताया, आज का हैशटैग है लॉकडाउन डे 2। कुछ देर बाद हम फोन लाइन भी खोलेंगे और आपकी समस्याएं क्या है, आपकी परेशानियां क्या है और आपके सुझाव क्या है वो भी हम लेंगे, ताकि सरकार की तरफ आपकी बात पहुंचा सके। पर आज के जो अहम सवाल जिसका जवाब देने के लिए आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क के आतिर खान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं, उनको स्क्रीन पर लाइए। मेरे साथ सारिम अली खान, समर्थक है शाहीन बाग अभियान के, शाहीन बाग मूवमेंट के, वो भी जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ने वाले हैं। सवाल आज ये है कि पहले देश की सड़कों पर कब्जा किया, अब शाहीन बाग देश की सेहत पर कब्जा करना चाहता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या CAA के खिलाफ लड़ाई अब भी जरूरी, और कोरोना से मरना ये बच गई है मजबूरी? तो पहले हम चलते आतिर खान साहब आपके पास आएंगे, और सवाल आपसे यही है कि हम पॉलिटिकल डिबेट में घुसे उससे पहले ये बताइए कि आज निर्मला सीतारमण ने एक 1,70,000 करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की। वो पैकेज के क्या अहम बिंदु है, किसको लाभ पहुंचेगा, किस किस लोगों के पास, किस किस तबके के पास इसका जो है बेनिफिट पहुंचेगा और किस रूप में पहुंचेगा? देखिए शहजाद, सरकार ने एक बहुत ही विस्तार से ये पैकेज तैयार किया है। सरकार को कुछ समय लगा इस पैकेज के साथ आने के लिए, लेकिन अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे, जब सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है और ऐसे में लोगों तक इसके लाभ पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, एक बहुत बड़ी राहत की एक बात है। 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 20 करोड़ जो महिलाएं उनको हर महीने 500 रुपए दिया जाएगा। अगर धन की बात करें,
अगर हम गैस की बात करें तो 8 करोड़ महिलाओं को 3 महीने तक ये प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है शहजाद कि ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, एक बहुत बड़ी राहत की एक बात है। 1,70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 20 करोड़ जो महिलाएं उनको हर महीने 500 रुपए दिया जाएगा। अगर धन की बात करें, अगर हम गैस की बात करें तो 8 करोड़ महिलाओं को 3 महीने तक ये प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है शहजाद के 1 महीने का नहीं है, केवल 3 महीने का प्रावधान है। तो सरकार दूरदृष्टि से काम कर रही है। उसके साथ ही में अगर हम बात करें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो लोग जो कि बाहर फील्ड में जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ताकि सभी लोग सुरक्षित अपने घरों में रहें, उनके लिए एक तरह से इंश्योरेंस 15 लाख रुपए की इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो अन्न के लिए किया गया है कि हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी गरीब जो है वो भूखा ना मरे, और उसके लिए हर माह जो है लगभग 5 किलो आटा या गेहूं और 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के, उनको भी फायदा पहुंचाने की बात है। इसके अलावा जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए माह है, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है कि उनके पीएफ अकाउंट में 24% जो उनकी तनख्वाह है उसका बोझ सरकार उठाएगी। तो एक बहुत बड़े स्तर पर यह स्कीम लागू और भारत जैसे देश के लिए करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारत सरकार के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो कोरोना का पैकेज है, जो रिलीफ पैकेज है, उसकी कीमत जो है वो है 1,70,000 करोड़ पर। मैं पॉलिटिकल डिबेट खोलूं उससे पहले एक और सवाल आते आपसे लेना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कल रात को एक पैकेज पारित किया अपने इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए। उसकी अगर साइज देखे $2 ट्रिलियन, मतलब 150 लाख करोड़। अब मैं ये मानता हूं कि अमेरिका हमारे से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर उसके कंपैरिजन में हमने लगभग 1.7 लाख करोड़ दिया है। तो कैसे कंपेयर होते हैं दोनों? देखिए, अमेरिका जैसे देश के लिए उनका अगर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर हमें तो ये देखना है कि हमारी जितनी चादर है हम उतने पैर फैलाएं और ये सुनिश्चित करें कि जो लोगों को आश्वासन दिया गया है उसका लाभ लोगों तक पहुंच जाए। तो ये एक सबसे बड़ी बात होगी सरकार के लिए, और ये कोई छोटा पैकेज नहीं है। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज किया गया है, 3 महीने की दूरदृष्टि जो है वो रखते हुए दिमाग में। तो ये एक बड़ी बात है अमेरिका के लिए। $2 ट्रिलियन जो है वो उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी इकोनॉमी, पूरे विश्व में जो उनके इंटरेस्ट हैं उसके मद्देनजर देखते हुए दी गई है। लेकिन भारत के लिए इतना बड़ा पैकेज देना ये भी अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार ने एक बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की है। पर आज का सवाल यही है, जो शाहीन बाग अब पुलिस कार्रवाई पर मचा रहा है बवाल और कोरोना वॉरियर्स पर उठा रहा है सवाल। सारे मुझे एक बात बताइए कि आज आपकी प्राथमिकता क्या है, सीए के खिलाफ लड़ाई लड़ना या कोरोना के खिलाफ? सारे अली खान। से कोलैबोरेट किया, हम लोगों ने पूरा साथ दिया। उसी दिन से हमारा जो प्रोटेस्ट था वो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, वहां पे खाली 3-4 लोग बैठे हुए थे। उसी दिन से हमारा जो प्रोटेस्ट था वो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, वहां पे खाली 3-4 लोग बैठे हुए थे। और हमारी जो प्राथमिकता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे पहले इस महामारी से लड़ा जाए। जिस तरह से कोरोना और ये कोविड-19 जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, सो हमारी नहीं बल्कि सभी जितने भी पूरे इंडियंस हैं सब लोग की यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबको एक साथ होकर पहले इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और जो हमारी लड़ाई सीए एनआरसी की है वो फिलहाल हमारी घरों से लड़ाई जारी है। हम जो भी स्टेट गवर्नमेंट और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम पहले दिन से सुनते हुए मान रहे हैं और हम उसे मानते रहेंगे। और जब ये हम इस पे जीत पालेंगे उसके बाद हमारे प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट होगा। जिस तरह से था हमारी लड़ाई दोबारा वहीं रहेगी। फिलहाल हमारी लड़ाई घरों से चल रही है, वो चलती रहेगी। पर आपने जो पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, मनोज यादव, जो पत्र लिखा गया है शाहीन बाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, तो वो उसमें विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी प्राथमिकता क्या है। आज राष्ट्रहित की बात है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबको एक होना है, पर शाहीन बाग की प्राथमिकता देश की प्राथमिकता नहीं है। शाहीन बाग की कोई अलग ही प्राथमिकता है। मनोज यादव। हेलो जी मनोज यादव, आपकी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए मनोज, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। जब पूरा विश्व समुदाय, पूरा भारतवर्ष त्राहिमाम कर रहा है कोरोना की वजह से,
और कुछ चंद लोग हैं जो केवल और केवल उनके लिए राष्ट्र हित नहीं है, उनके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उनके लिए मानवता भी कुछ नहीं है, उनके लिए इंसानियत कुछ नहीं है। वो सुसाइड बॉम्बर जो लोग वहां बैठाकर रखना चाहते हैं, आज की डेट में अगर इस तरह के लोगों को जो प्रोवोक कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो एक तरह के सुसाइड बॉम्बर को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपको पता होगा कि एक कितनी बड़ी चेन है, इस चेन से एक व्यक्ति कितने लोगों में ये कोरोना वायरस किस तेजी से फैलता है। अगर इस तरह के सुसाइड बॉम्बर को अगर हम लोग प्रोत्साहन देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग चले गए हैं, ये लोग शाहीन बाग वाले कुछ चंद लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं, ये क्या चाहते हैं? क्या इनके लिए इंसानियत बड़ी नहीं है? क्या मानवता धर्म नहीं है इनके लिए? क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके लिए, केवल अपने क्षुद्र स्वार्थ और केवल आप जो सो कॉल्ड और लिबरल जो गैंग है अपनी छोटी राजनीति करने के लिए, क्या लाखों लोगों को करोड़ों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम तो पहले दिन से ही गवर्नमेंट के ऑर्डर से मान रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं मनोज भाई? चाहते क्या है? सवाल ये बनता है, चाहते क्या है? जिस दिन गवर्नमेंट ने जनता कर्फ्यू लगाया उस दिन से हमारा प्रोटेस्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो गया था। खाली 4 लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। क्या बोल रहे हैं आप यार? और धरना प्रदर्शन कर लीजिएगा, लेकिन मानवता को कलंकित करने वाला, और उससे पहले भी जब प्रोटेस्ट चल रहा था, हम लोग पहले करने वाला जो काम कर रहे हैं, ये को माफ नहीं करेगा। समर से नहीं पाता, मास्क से, सैनिटाइजर से एरिया को सैनिटाइज नहीं लिखेगा, उनके भी अपराध। इतिहास लिखा जाएगा तो कालो अक्षरों में लिखा जाएगा कि कुछ चंद लोगों की वजह से लाखों लोगों का नहीं। सारे आप कह रहे हैं कि आप सरकार की बात मान रहे थे। दिया गया। आप मुझे बताइए, चाहते क्या? मैं चाहता हूं कि दोनों बीजेपी और सारिम अली खान दोनों को स्क्रीन पर लाया जाए, पर सारिम आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार की बात मान रहे थे, आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास वार्ताकार भेजे। आखिर क्या शाहीन बाग सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहा था क्या? शहजाद जी ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानने वाले हैं, ना संसद की बात मानने वाले हैं, बिल्कुल मान रहा था, बिल्कुल मान रहा था। 23 को हियरिंग थी, उसके बाद हियरिंग चल गई। ये लोग सुप्रीम मानसिकता के लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की है। मैं पूछना चाहता हूँ, देश पूछना चाहता है, जरा बतलाइए किसकी नागरिकता छीनी जा रही थी, किसके अधिकार छीने जा रहे हैं? और ये लोग जो नौकरी करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं। संवेदनशील एक करके देखिए, एक एक करके मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक के पास मैं 1 मिनट के लिए जाना चाहता हूं। मैं दोनों मेहमानों के पास लौट कर आऊंगा, आखिर आपके पास भी लौट कर आऊंगा। डॉक्टर रवि मलिक, यहां पर कुछ ऐसी मानसिकता के लोग आज भी है जो कोरोना वॉरियर्स, जिसमें हमारे पुलिस के कर्मी भी शामिल है, उन पर सवाल उठा रहे हैं। आज शाहीन बाग के लोग कह रहे हैं कि आपने हमें फोर्सिबली वहां से उठा दिया, जबरन उठा दिया। क्या विकल्प था? क्या उनको वहां पर बैठने देते? और अगर बैठने देते तो ये जो आज भारत बचा हुआ है किसी तरीके से, वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं बन जाता। समझाइए डॉक्टर साहब शाहीन बाग की दादियों को, नानियों को और सारिम अली खान को। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा एज ए मेडिकल डॉक्टर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त ये है, कोई मसला इस वक्त नहीं है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये है कि इंसानी जानें बचें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। अगर ये स्टेज 3 में निकल गया या स्टेज 3 में थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर गया तो यहां पे बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं बता दूं सब लोगों को, ये बहुत दिक्कत होने वाली है। यहां पर हमारे सीएम ने, मैं ए पॉलिटिकल होते हुए ना मैं किसी रिलीजियस पार्टी का हूं, ना मैं किसी रिलीजन का हूं, मैं केवल मानवता के धर्म की बात कर रहा हूं और मेडिकल तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। 5 लोगों से ज्यादा सरकार ने कहा है आप इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि ये फैल सकता है। और एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ये बीमारी और फैलती है, ये सांस से फैलती है, हम सबको मालूम है। अगर 1 मीटर से भी हम क्लोज एक दूसरे के आते हैं, किसी को भी कोरोना वायरस की इंफेक्शन है, ये फिशन की तरह फैलती है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह फैलती है। 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 और 32 के देशवासी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा, इस वक्त सॉलिडेरिटी की जरूरत है। हम सब भारतवासियों को इस वक्त सॉलिडेरिटी की जरूरत है। हम डॉक्टर, पीएम सब लोग कह के थक गए हैं कि इस वक्त घरों के, सारिम अली खान मानने को तैयार नहीं है। आपके लिए एक सुरक्षित सारिम अली खान को लगता है कोरोना आ नहीं सकता। और डॉक्टर रवि मलिक, सारिम अली खान को लगता है कि देश की सड़कों पर उनका अधिकार है और देश की सेहत पर भी वो कब्जा करके बैठेंगे। सारिम अली खान, राजनीति के ऊपर राष्ट्र नीति को रखेंगे आप?
बिल्कुल भी नहीं शहजाद भाई, बिल्कुल भी नहीं आप रखेंगे, यही तो मुझे उम्मीद थी आपसे। बिल्कुल भी नहीं शहजाद भाई, आप बिल्कुल बात को गलत समझा। हम ये वाली बात, शहजाद भाई आप पहले मेरी बात सुने, मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली कि जिस दिन से जनता कर्फ्यू था उस दिन से ही शाहीन बाग में खाली 4 लोग थे और हम गवर्नमेंट की हर बात को मान रहे थे। तो 4 लोग थे तो फिर ये पत्र लिखने का क्या मतलब हुआ? जब 4 ही लोग थे तो कौन सी जोर जबरदस्ती की आपके साथ? कोरोना से लड़ना है। यू आर कॉन्ट्रेडिक्टिंग योरसेल्फ, आप विरोधाभास, आपकी बातों में विरोधाभास है। तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए, आपकी बातों में विरोधाभास है, आप कंफ्यूज है, शाहीन बाग की तरह आप कंफ्यूज है। मनोज यादव, अगर 4 लोग थे तो क्यों रो रहे हैं? पत्र लिखकर क्यों रो रहे हैं? पुलिस का मनोबल क्यों डाउन कर रहे हैं? मनोज यादव, आई थिंक यू आर कंफ्यूज। यू आर कंफ्यूज, शाहीन बाग कंफ्यूज है और शाहीन बाग को कंफ्यूजन में डालने के लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। आप वो दूसरे आपके शोएब जामई, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। नॉट एट ऑल कंफ्यूज, यू आर कंफ्यूज। मनोज यादव, पुलिस निकली हुई है, उन पर ये सवाल उठा रहे हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये दो मुही बातें। कोई पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहा है, हम पुलिस के साथ खड़े हैं। कोई पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहा है। क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें बोला हट जाओ, हमारे क्यों पुलिस का विरोध कर रहे हैं? यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके टीवी चैनल पर बैठ करके आप बोल रहे हैं कि हम सहमत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहीन बाग का चरित्र ये रहा है कि उनको पता नहीं हो किस चीज पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीए पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में कपिल सिब्बल बोल रहे हैं सीए से कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति करना। आतिर पर एक सवाल, एक सेकंड मनोज, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं। आतिर, एक जेन्युइन सवाल जो निकल कर आ रहा है, हमने कई सारी वीडियोस देखी है जिसमें कि पुलिस का एक बर्बर चेहरा सामने आया है। जितनी वीडियोस है कि पुलिस काम भी अच्छा कर रही है, उतनी वीडियोस ये भी है कि पुलिस किसी को डंडे मार रही है, किसी के ठेले को उल्टा कर रही है। क्या जरूरत है पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई करने की? क्या जस्टिफाइड है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राज्य सरकारें इस पर पुलिस से बात करके उनको बता रही हैं कि संवेदनशील होना है? देखिए शहजाद, आज जो चीफ सेक्रेटरी जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ने सबको एड्रेस किया, सभी चीफ सेक्रेटरी से उनकी बात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने इस मसले को, इस मुद्दे को भी उठाया होगा। देखिए पुलिस, एक जो पुलिस वाला होता है उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है कि वो उतना ही बल इस्तेमाल करे जितनी जरूरत है। उस बल से, उससे अगर वो ज्यादा बल को प्रयोग करता है तो उसके स्वयं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और हमें याद रखना है कि पुलिस ही एक ऐसी बॉडी है जो इस पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करवा रही है। और पुलिस वाले भी हमारे समाज के ही हिस्से हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर पुलिस पर है, किस तरीके का प्रेशर है। देखिए पुलिस के पास इस वक्त बहुत, जिसको कहते हैं ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अगर आप पुलिसमैन टू 1000 का रेशियो अगर देखते हैं तो वो उतना पर्याप्त नहीं जितना होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराने के लिए। तो ये वो घड़ी है जब पुलिस के साथ कोऑपरेट, उनके साथ सहयोग करना बहुत जरूरी, लेकिन साथ ही में पुलिस को भी सुनिश्चित करना होगा कि वो सजगता से काम करें, समझदारी से काम करें, एक्सेसेस नहीं होने चाहिए, उतना ही बल का प्रयोग करें जितने की जरूरत है। जितनी जरूरत है उतना ही बल का प्रयोग करें। पर मनोज यादव, जो पुलिस, जैसे आतिर बता रहे हैं कि ओवर स्ट्रेच्ड है, उनके पास संख्या बल नहीं है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं अपनी खुद की जान को जोखिम में डालकर, उनके मनोबल पर तो आज चोट नहीं होनी चाहिए ना? देखिए शहजाद जी, मनोबल पर चोट पहुंचाने वाले वो कुछ चंद लोग हैं जो लिबरल और टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये वही लोग हैं जो सेना पर सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं बारंबार जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं, ये वो चंद लोग हैं जो बार बार सेना की शहादत पर, पुलिस प्रशासन पर, सेना वॉरियर के ऊपर, और जो आज कोरोना वॉरियर। जी मनोज, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। अब वक्त हो चला है राइट ए रॉन्ग में हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद लौट के आएंगे तो सवाल यही जारी रहेगा कि सीए के खिलाफ धरना जरूरी या कोरोना से बचना जरूरी, ये सवाल होगा। लौट कर आइए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए और हेडलाइंस देखिए। प्रस्तुत करता है Day 2 और हमारा एक और हैशटैग है जो आपको हमारे लोगों पर भी लगातार दिख रहा होगा, घर पर रहें। ये इंडिया न्यूज का मंत्र है, घर पर रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। हम बहस में आगे बढ़े उससे पहले मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। डॉक्टर रवि मलिक, आज WHO की तरफ से एक और बात आई। उन्होंने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन काफी नहीं है, टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। आप मानते हैं कि भारत में उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए? कहीं ना कहीं सरकार उतनी टेस्टिंग नहीं करवा पा रही? क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं, मेरे पास 20 मार्च के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो साउथ कोरिया
साउथ कोरिया में 3 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, इटली में 2 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, ताइवान जैसे छोटी सी जगह में 21,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। और अगर ये संख्या इंडिया की देखें 20 मार्च तक की तो 14,500 टेस्टिंग। तो क्या आपको लगता है कि टेस्टिंग 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 ये भी बहुत जरूरी है और इस प्राथमिकता पर कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ रहे हैं? रवि, डॉक्टर रवि। देखिए, इस वक्त डेफिनेटली टेस्टिंग की आवश्यकता है। डिटेक्टिंग, ट्रेसिंग, यानी कि जितने भी छुपे हुए केसेस हमारे पड़े हैं उन सबको हम एकदम से टेस्ट करें, उन्हें डिटेक्ट करें, उन्हें आइसोलेट करें, उन्हें ट्रीट करें, उन्हें हम आइसोलेशन में रख दें ताकि वो फैलाए ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से सरकार के पास अभी टेस्टिंग की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बढ़ने वाली हैं, शायद 10 लाख किट्स के करीब भी आने वाली हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं ठीक हूं, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिंग। दूसरी चीज मैं बताऊंगा, अक्सर लोग क्या सोचते हैं, आइसोलेट हो गए तो हम बस की कोरोना तो अब गया, क्योंकि हम अपने घरों में हैं तो अब कोरोना चला गया। नहीं, आइसोलेशन के बाद में भी आपको बड़ी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, आइसोलेट होने के बाद ये देखो, आप तो आइसोलेट हो गए, आपके घर में तो नहीं लोगों का आवागमन चल रहा कि नौकर आ रहे हैं, मेड्स आ रही हैं, जा रही हैं। कोरोना वायरस बाहर के ह्यूमन बीइंग से आपके पास आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, आइसोलेशन होने के बाद में आप अपने शरीर को परिपक्ष रखें, शरीर को तंदुरुस्त रखें, क्योंकि हो सकता है अगले फेज में खुदा नहीं खास्ता कोरोना वायरस की हमें इन्फेक्शन ही हो जाए। तो जो लोग आइसोलेटेड भी बैठे हैं वो कोरोना वायरस की पूरी स्टडी करें, र्यूमर से दूर रहें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान दें, रखें, प्रोटीन्स ज्यादा लें, फल सब्जियां लें, अपने आप को सकारात्मक रखें, मेंटल हेल्थ भी ठीक रखें, फिजिकल हेल्थ भी ठीक रखें। सबसे बड़ी चीज है आइसोलेशन के साथ में जितने भारतवासियों को शुगर का कंट्रोल नहीं चल रही, अस्थमा कंट्रोल नहीं चल रहा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा या उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी है, वो भी अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि कोरोना वायरस एल्डरली को अटैक करता है जनरली, और जनरली अटैक करता है उनको जिनके साथ में की बीमारियां लगी हुई हैं। तो केवल आइसोलेशन से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज बता दूं, आइसोलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम आइसोलेट नहीं होंगे तो हम फिर आगे त्रासदी की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे त्रासदी की तरफ बढ़ सकते हैं। लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलेगा कोई भी प्राणी। जी, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना तो जरूरी है, पर जैसे आप बता रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, मनोज, जैसे डॉक्टर रवि मलिक बता रहे हैं टेस्टिंग, आप मुझे बताइए कि टेस्टिंग के मामले में सरकार क्या कर रही है ताकि उस स्तर पर टेस्टिंग हो पाए जो स्तर एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल हो। क्या हम आज कह सकते हैं कि हम स्टेज 3 में नहीं पहुंचे? क्या हम एक कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं? और दूसरी बात, बेड्स की संख्या देखिए, हर 1000 लोगों के लिए हमारे पास 0.7 बेड्स है। ये इंडिया की स्थिति है। फ्रांस की, जहां पर क्राइसिस होती जा रही है, 6.5, यूनाइटेड स्टेट्स में 2.8, साउथ कोरिया जैसे देश में 4.2 है, इटली में 3.4 है, जहां पर मरीजों को रास्ते पर लाया गया है। हमारे पास बेड्स नहीं है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसके लिए क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए शहजादी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं विस्तार से थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि भारत सरकार ने दो पैटर्न पर काम करना शुरू किया है। जो पहला पैटर्न अपनाया था चाइना ने, आइसोलेशन का, तो भारत सरकार ने सबसे पहला कदम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन करना है, जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद लॉकडाउन किया गया और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, आइसोलेशन में डाल दिया गया, ताकि सब लोग अपने घर पर रहे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। यही देश की सेवा है, और देश की सेवा, इससे बड़ी राष्ट्र सेवा और कोई नहीं हो सकती है। दूसरा क्या किया है, जो फास्ट ट्रैक टेस्ट सिस्टम है, वो जो दक्षिण कोरिया ने अपनाया था, वही हम लोग अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि ICMR और NIV पुणे, जो माई लैब ने ये कहा है कि हम लोग जल्द ही 1 लाख किट हम लोग उपलब्ध करा देंगे एक महीने के, एक वीक के अंदर। तो उस एक किट से 100 लोगों का सैंपलिंग हो जाएगा, 100 लोगों के टेस्ट होने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास बेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया मेडिकल रिसोर्सेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपया अलॉट किया है। और दूसरा विषय यह आता है शहजाद जी, चाहे कितना भी बड़ा देश हो, कितना ही विकसित देश हो, चाहे हम जर्मनी को देख लें मेडिकल रिसोर्सेज के मामले में, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और इटली को देख लीजिए, WHO की लिस्ट के अंदर इटली दूसरे नंबर पे आता है। उनका इतना अच्छा
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद विकसित देशों में इसके बावजूद भी वो बीमारी भयावह रूप से फैल गई है। देखिए, संसाधन होने चाहिए, लेकिन संसाधनों के महामारी के सामने संसाधन भी गौण पड़ जाते हैं। हम तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जब हम लोग वहां के उदाहरण देख रहे हैं, इटली का देख रहे हैं, जर्मनी का देख रहे हैं, यूएस का देख रहे हैं, चीन का हमने देखा है, तो ये बहुत बड़ी महामारी है, ये त्रासदी है, बहुत बड़ी एक वैश्विक त्रासदी है। तो इसमें सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए, सबको अपने घरों पर रहना चाहिए। और जो भी भारत सरकार समय समय पर, माननीय प्रधानमंत्री बारंबार आके जनता से संवाद करते हैं, बार बार आके हमारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बार बार हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और सारे जो कोरोना वॉरियर्स है वो लगे हुए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ में केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारों का सहयोग करना चाहिए, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। बिना इसके कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के रखिए अपने पांवों को, थाम के रखिए अपने पांवों को घरों में, ये मंजर भी थम जाएगा। चलिए, ये अच्छी बात कही आपने, पर डॉक्टर रवि मलिक मुझे एक बात बताइए, और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा कॉल इन नंबर, लाइव कॉल इन नंबर को दिखाया जाए, ताकि अगर किसी दर्शक के सवाल हो, यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, डॉक्टर रवि मलिक बहुत जाने माने चिकित्सक हैं, वो बैठे हुए हैं, तो 011-613-62014 011-613-62014 इस नंबर को खोल दिया जाए, ताकि दर्शक कॉल करके अपने सवाल पूछ सके। पर डॉक्टर रवि मलिक, मुझे एक बात बताइए कि आज की तारीख में जो 15,000 करोड़ रुपए की बात प्रधानमंत्री ने की है, उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? वेंटिलेटर्स लेना या अस्पतालों के बेड्स को बढ़ाना, आईसीयू के बेड्स को बढ़ाना? और अगर ऐसा करना है तो कौन सी बिल्डिंग्स में ये व्यवस्था की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? मैंने पढ़ा साउथ कोरिया में स्टेडियम्स को बनाया गया है, टेम्पररी डॉर्मिटोरीज को यूज किया गया है, वहां पर बेड्स को लगाया गया है। क्या ऐसा पैटर्न इंडिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, हमारे को दो तरफ पे ये पैसा खर्चना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंटिव की तरफ। प्रिवेंशन में यह है कि खूब हमारे पास किट्स होनी चाहिए, फटाफट हम केसेस को डिटेक्ट करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 1 रुपया अगर प्रिवेंशन पे लगेगा तो क्यूरेटिव उसके ऊपर 100 रुपए का खर्चा आएगा। मैं आपको बता दूं, वेंटिलेटर्स वगैरह जो है वो वाला खर्चा जो है बहुत एक्सपेंसिव है। हम सबसे पहले कोशिश करें इसको प्रिवेंशन करने के लिए। वेंटिलेटर्स की बात ठीक है, हम लोग बहुत वेंटिलेटर्स ले लेंगे, कर लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, उनको चलाने वाला भी चाहिए, मैन बिहाइंड दी मशीन भी होना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं ये बताऊंगा, सरकार को इस वक्त ये करना चाहिए, और जो कि सरकार कर भी रही है, कि प्रिवेंशन के ऊपर पूरा जोर लगा दें। प्रिवेंशन में यही है कि लोग पूरा कोऑपरेट करें, आइसोलेट करें, और जो केस डिटेक्ट हो गए वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, सबसे कारगर चीज ये रहेगी कि अभी प्रिवेंशन के ऊपर लगा दें। साइड बाय साइड डेफिनेटली हॉस्पिटल्स थोड़े बनाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे हमारे को हॉस्पिटल्स या कुछ ऐसे इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हमारे को बनाने पड़ेंगे जहां पर कि केवल कोरोना वायरस के, देखिए साधारण अस्पताल में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रखना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें डिफरेंट सेक्शंस बनाने पड़ेंगे जहां केवल कोरोना वायरस के मरीज हैं, नहीं तो ये महामारी फैलती चली जाएगी। तो उनको आइसोलेशन वार्ड्स हमारे को बनाने पड़ेंगे, हो सकता है आइसोलेशन हॉस्पिटल्स बनाने पड़े, तो उनके बेड्स खरीदने के लिए, वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा होने की संभावना कम है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जागे हैं, लेकिन अगर इटली जैसी हालत आती है तो फिर डेफिनेटली सरकार को पूरा तैयार रहना चाहिए कि किसी भी किस्म से हम लोग पीछे। डॉक्टर, हमारे पास एक कॉलर कॉल करके अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अमर सिरसा से बोल रहे हैं। अमर, अपनी बात रखिए। डॉक्टर रवि मलिक और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों हैं हमारे साथ। हेलो जी, बोलिए अमर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। टीवी स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए और अपनी बात हमारे साथ डायरेक्टली फोन पर करिए। टीवी को ऑफ कर दीजिए। अमर सिरसा से अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए अमर, आपकी बात आ रही है हमारे पास, अपनी बात रखिए। टीवी ऑफ कर दीजिए, टीवी ऑफ कर दो और बात हमें टेलीफोन से बात कीजिए। जी, टेलीफोन से बात कीजिए। जी, बोलिए अमर। मुझे लगता है कि हमें दूसरे कॉलर की ओर चलना पड़ेगा। देखिए, नीचे नंबर दिया गया है, आप
उस नंबर पर डायल कीजिए, पर अपने टेलीविजन को ऑफ रखिए। टेलीविजन पे डिले के साथ आवाज जाती है। आप हमसे डायरेक्टली फोन पर बात करेंगे तो हम दूसरे कॉलर की ओर चलेंगे। पर मुझे एक बात बताइए मनोज यादव, मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कुछ लोग अपने घर पैदल जा रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचा, उनको यूपी की पुलिस इस तरीके से बर्ताव कर रही है, किसी को पीट रही है, किसी को उठक बैठक करवा रही है। ये तरीका है उनकी सहायता करने का मौका है या उनको इस तरीके से अपमानित करने का मौका है? पुलिस को आपने निर्देश नहीं दिए क्या? देखिए शहजाद जी, सबसे पहले तो ये है कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान कर चुके थे कि भाई लॉकडाउन अब लागू हो गया है, आप 21 दिनों के लिए जो जहां पर है वहीं पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। सब लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और नई नई व्यवस्था है। आपको लगता है 4-5 दिन में सेटल होने में प्रशासन को भी सारी चीजों को, पहले तो व्यक्ति को ही सेटल होने में, अपने घर में सेटल होने में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से समय लगता है। आपके जो बातों का जायजा लेने के लिए ललित उत्तर प्रदेश से है, आपके शायद वोटर भी है और योगी आदित्यनाथ के प्रदेश से है। ललित, आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए। डॉक्टर साहब भी है, मनोज यादव भी है, दोनों हैं। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी बोलिए, सॉरी माफ कीजिए, दिल्ली से आप बोल रहे आज हैं। उज्जैन के अंदर एक 60 साल की महिला जो शाहीन बाग की तर्ज पे वहाँ बैठी थी धरने पे, आज इंदौर में उसकी डेथ हो गई है। तो उसने क्या ये देखा कि कोरोना में ये मुसलमान है या हिंदू है? बिल्कुल आपकी बात सही है। कोरोना तो न जात देखता है, न धर्म देखता है, न क्लास देखता है। आपने कल भी देखा होगा कि प्रिंस चार्ल्स तक को कोरोना से संक्रमित पाया गया था। पर डॉक्टर रवि मलिक, यही तो बात है ना कि शाहीन बाग हो या चाहे दूसरे लोग हो, उनको समझना होगा कि इस लड़ाई में एक भी आदमी अलग नहीं खड़े हो सकता है। वो साउथ कोरिया का एक पेशेंट जो अलग खड़े रह गया था, उसकी वजह से 60% केसेस साउथ कोरिया में हुए। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है अब इस वक्त भारतवर्ष, हम सबके सब सिर्फ भारतवासी हैं। हमारे अंदर कोई भी धर्म, कोई जाति, कोई कास्ट, कोई क्रीड कुछ नहीं है। और ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम सब अगर इकट्ठे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना के खड़े होंगे तो कोरोना से लड़ पाएंगे। अगर हम अलग थलग बिखर जाएंगे, हमारी अलग अलग फिलोसफीज हो जाएंगी, अगर हम झुंडों में मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख, सबको साथ आना पड़ेगा। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। आखिरी पड़ाव में होगा राइट या रॉन्ग, देखते रहिए। ये लॉकडाउन का दूसरा दिन लगभग पूरा हो रहा है, सफलतापूर्वक रहा है। आगे की क्या रणनीति होगी ताकि लोग इस लॉकडाउन में अगले और 20 दिन जो उन्हें बिताने हैं वो बिना कोई तकलीफ के बिता सके? आखिरी कमेंट छोटा सा। देखिए शहजाद जी, सबसे पहले तो देशवासियों को चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। भारत सरकार ना तो किसी को अन्न की समस्या होने वाली है भारत सरकार के नेतृत्व में, ना ही किसी को धन की व्यवस्था दिक्कत होने वाली है। अन्न और धन दोनों की चिंता कर रही है भारत सरकार। 1,70,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया। लॉकडाउन का दूसरा दिन, कोरोना के खिलाफ जीत मुमकिन? बिल्कुल मुमकिन है जी। लॉकडाउन बहुत अच्छे से चल रहा है, जीत मुमकिन है। केवल सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर जीतेंगे तो सब इकट्ठे जीतेंगे। ये ऑल और नन फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अलग थलग पड़े रहे, वो दूसरों को भी हरा देंगे, खुद भी हार जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोगों को इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और अगर कुछ व्यक्ति अलग रहे, कुछ अलग रहे, कुछ डिसिप्लिन रहे, कुछ अनडिसिप्लिन रहे, कुछ घर में रहे, कुछ बाहर में रहे, तो हम सबके सब जो हैं एक तरह से खतरे के अंदर आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। और इसी नोट पर मैं देश के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई, इस युद्ध को जीतने के लिए हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जाते जाते इंडिया न्यूज का मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, हमारा हैशटैग भी है, घर पर रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। लोगों पर लगा रखा है ताकि आप कभी इसे भूले नहीं। और कल हम फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और इस युद्ध में शामिल हो जाइए। शुक्रिया।